हेलो दोस्तों, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं मेरे एग्ज़ाम के बारे में। मेरा एग्ज़ाम 22 मार्च को था फर्स्ट शिफ्ट में। मैं रिव्यू थोड़ा लेट हो गया है, मेरी तबीयत एक्चुअली में ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रही थी। किंतु मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही, इसलिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। तो दोस्तों, आप अच्छे से जानेंगे, जिसका भी पेपर होगा वो अवश्य देखें कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं परीक्षा में और क्या-क्या संभावनाएँ हो सकती हैं और पेपर का जो लेवल है वो किस तरह का है। और आपको जानना होगा कि मेरे मार्क्स कितने हैं। तो दोस्तों, मेरे मार्क्स जो है एग्ज़ाम में 161 है, 161 ही अंक मेरे आ पाए हैं। जब एग्ज़ाम मैंने सबमिट किया तब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एग्ज़ाम जो है 175 प्लस तो बिल्कुल आएँगे ही आएँगे। किंतु जब मैंने एग्ज़ाम अपना रिज़ल्ट देखा तो वहाँ मार्क्स 161 मुझे दिखाई दिए। दोस्तों, एग्ज़ाम बहुत कठिन नहीं है और ना एग्ज़ाम बहुत सरल है। दोस्तों, एग्ज़ाम में सिर्फ इतना है कि पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सिलेबस के अंदर है। किंतु जितना भी मैंने पढ़ा, मतलब मेरी तैयारी 6 महीने चल रही थी, जितना भी मैंने पढ़ा उसमें हमने फैक्ट बहुत ज़्यादा पढ़ा है। मतलब हर चीज़ हर सिलेबस से लेके पढ़ा है, लेकिन पेपर में फैक्चुअल ही मुझे 15 से 20% दिखाई दिया। जो भी पूछा था वो भी मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ ही लग रहा था मुझे, मतलब जो मैंने पढ़ा नहीं था उस चीज़ से थोड़ा हटकर ही मुझे उस क्वेश्चन से टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। और बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों, वो पूरे हमारे लॉजिक से, हमारे कॉन्सेप्ट बेस होने चाहिए। पूरे ऐसे क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें से आप तुरंत ही देख के लगा दें कि हाँ, इसका आंसर यही है। लेकिन दोस्तों, जब एग्ज़ाम हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कुछ क्वेश्चन को थोड़े लॉन्ग में पढ़ते हैं और मतलब 1 या 2 बार पढ़ने पर ही हमें समझ पाते हैं कि क्वेश्चन सही में बोल क्या रहा है, मतलब उसका मतलब क्या है क्वेश्चंस का। फिर उसके हम ऑप्शंस पढ़ते हैं, तो ऑप्शंस में हम जितने भी नेगेटिव प्रश्न पॉजिटिव होगा तो हम पॉजिटिव ढूंढेंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, तो उसमें हमें दिखा देता है कि कौन सा आंसर सही होगा। दोस्तों, मेरे जो एग्ज़ाम था जिस सेंटर में था, वहाँ पे काफ़ी कम बच्चों के ही मतलब 170 के आसपास ही मार्क्स, 170 के ऊपर तो मुझे कम, बहुत कम देखने को मिले। मेरे लैब में मेरे ही 161 ज़्यादा थे। बाकी एक बच्ची ने बताया कि वो जनरल से थी, उसके 167 मार्क्स थे। और जब मैं ऑटो में बैठा तो वहाँ पे एक लड़की ने बताया कि हमारे लैब में 172 थे। तो हमारे जो कॉलेज का था 172 उन्होंने बताया था। तो दोस्तों, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दें या फिर कुछ एग्ज़ाम में पूछ ही नहीं रहा है, सब अलग पूछ रहा है, मतलब ईज़ी है बहुत, तो आप बिल्कुल भी ये गलती ना करें कि आप पढ़ाई बंद कर दें। हमें वही पढ़ना है जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, हमें कुछ नया नहीं पढ़ना है। आप बिल्कुल अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, ताकि जो भी क्वेश्चन आए, जैसे हमारे शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए, ज़रूरी नहीं कि वो आपके शिफ्ट में भी वही क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो दोस्तों, मैं बहुत माइंड में रख के लेके आई थी कि आप लोगों को बताने के लिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने कम से कम यहाँ 40 से 50 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, याद किए हैं, जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस तरह के मेरे जो शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों, बीमारियों से 2 से 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। टीकाकरण से मुझे एक ही क्वेश्चन जो फैक्ट वाला था वही पूछा गया था। जैसे इसमें पूछा गया है दोस्तों, जापानी जो इन्फ्लुएंजा वह किस कारण से होता है? क्या वो वायरस से होता है, फंगल से होता है, बैक्टीरिया से होता है या प्रोटोजोआ से होता है? ये क्वेश्चन मुझे देखने को मिला था। और एक हमारे जो पोषण और स्वास्थ्य में सरल कार्बोहाइड्रेट वजन से किस प्रकार बदलते हैं या बदलाव करते हैं? सरल कार्बोहाइड्रेट, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे। मांसपेशियों के आकार की संरचना व्यवस्थित करते हैं, वजन बढ़ाते हैं, वजन कम करते हैं या कोई परिवर्तन नहीं होता। यह भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया था। गर्भवती महिला का बढ़ा हुआ मधुमेह कब कब चेक किया जाता है? यह भी प्रश्न मुझे देखने को मिला था। यह वैसे तो मैंने पढ़ा नहीं था, किंतु मैंने भी इसमें टिक लगाया था कि जो भी सही होगा, पता नहीं क्या सही है, लेकिन मैंने इसमें मुझे नहीं बना था ये क्वेश्चन का आंसर। तो इसके इस टाइप के ऑप्शंस थे: साप्ताहिक, मासिक, दिन में 1 बार, दिन में 4 बार। अगला प्रश्न था दोस्तों, गर्भवती महिला को एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए? 2 से 3 लीटर, 500 ml, 5 लीटर से अधिक या 1 लीटर? यह भी प्रश्न हमें परीक्षा को देखने को मिला था। टीबी किस क्षेत्र में सर्वाधिक रूप से फैली है? अफ्रीका में, अमेरिका में, यूरोप में? सहारा का जो निचला क्षेत्र है, एशिया, उसमें टीबी जो है सर्वाधिक फैली, यह प्रश्न भी पूछा गया था। वयस्क को कितनी मात्रा में फाइबर लेना चाहिए ग्राम में? यह भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। बाल विवाह से जो बच्चा जन्म लेता है, उसमें बच्चे को अधिकार कैसा होगा? किस मतलब वह कानूनी होगा या गैर कानूनी होगा? इस तरह का परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। और सबसे हमारे जो टीकाकरण है उसमें से डीपीटी से एक क्वेश्चन पूछा गया था: 1 साल के बच्चे को डीपीटी का टीका कितनी बार लगा जाता है 1 साल के अंदर? यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था।
दोस्तों पंचवर्षीय योजना से मुझे 2 प्रश्न देखने को मिले थे। पहला जो प्रश्न था उसमें पहली पंचवर्षीय योजना की लक्षित वृद्धि दर कितनी थी? यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। और पंचवर्षीय योजना से दोस्तों क्या पूछा गया था? 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ का अभाव था? 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें लैंगिक असमान था, एक समान, एक वेतन, मतलब इस टाइप का कोई क्वेश्चन था, मुझे याद तो नहीं ऑप्शंस, लेकिन यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। और दोस्तों नीति आयोग से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे शिफ्ट में भी, किंतु एक क्वेश्चन था कि योजना आयोग से हटाकर कौन सा आयोग निर्मित किया गया है। उसमें नीति आयोग का फुल फॉर्म दिया गया था और भारत परिवर्तन मतलब हिंदी में लिखा गया था। यह भी एक ऑप्शन परीक्षा में देखने को मिला था। और 5 क्वेश्चन तो ऐसे थे दोस्तों नीति आयोग के कि उसमें मतलब 2 ऑप्शन तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेंगे कि ये वाला सही होगा या ये वाला सही होगा। उद्देश्य से पूछा था, लेकिन उसमें सबसे अच्छा आपको उसमें टिक करना था। तो ये नीति आयोग से 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे। फिर दोस्तों पूछा गया था विटामिन से, विटामिन ए की कमी होने पर क्या होगा? उसके ऑप्शन दिए हुए थे 4, तो उसमें हमें टिक करना था। फिर विटामिन डी का सबसे संवर्धित स्रोत कौन सा है? यह भी पूछा गया था। ऑस्टियोपोरोसिस होने पर क्या होगा? मतलब यदि वयस्क व्यक्ति को है तो क्या होगा, बच्चे को है तो क्या होगा? इस तरह के उसमें ऑप्शन दिए हुए थे। अगला प्रश्न था दोस्तों वहाँ पे, यदि गर्भवती महिला में विटामिन ए की अधिकता बहुत अधिक हो जाएगी तो इससे बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह भी हमारा पोषण और स्वास्थ्य से परीक्षा में पूछा गया था विटामिन ए से लेके। ये जटिलता हो सकती है गर्भवती महिला को कि विटामिन ए की अधिकता होगी तो बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों ग्रंथियों से एक क्वेश्चन पूछा था, प्रोस्टेट ग्रंथि की मात्रा यदि बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी तो वयस्क में कौन से लक्षण दिखाई देंगे? जैसे इसमें दोस्तों ऑप्शन याद है मुझे, बार बार मूत्र आना, बाल झड़ना, और क्या था दोस्तों उसमें ये था जोड़ों में दर्द होना। इस तरह के क्वेश्चंस उसमें ऑप्शंस थे। अगला है दोस्तों, कुपोषण की वृद्धि का संबंध देरी से है तो शिक्षा में कमी का संबंध किससे होगा? दोस्तों यह रीजनिंग का प्रश्न मान सकते हैं हम, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर था निरक्षरता। अगला प्रश्न है, यदि कोई नियोजक, यह हमारे अधिनियम से प्रश्न था, यदि कोई नियोजक बच्चे को काम पर रखता है तो उसे क्या सजा दी जाएगी? यह हमारा बाल श्रम प्रतिशत अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया था। अगला दोस्तों, कार्यस्थल लैंगिक उत्पीड़न में आंतरिक शिकायत समिति का प्राथमिक कार्य क्या होगा? यह भी परीक्षा में पूछा गया था। और उसमें पूछा गया था दोस्तों, बाल समिति क्यों बनाई जाती है? इस तरह का भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। और बाल विकास में दिव्यांगजन से बहुत सारे प्रश्न थे। पूर्व प्राइमरी स्तर पर मतलब बच्चे हैं उन्हें किस प्रकार हम आगे मतलब बढ़ाएंगे। मातृभाषा का भी एक प्रश्न था कि मातृभाषा उन्हें किस तरह से सिखानी चाहिए, उसका कौन सिखा सकता है, ठीक है, प्राथमिक कौन होगा। और इसमें क्या था दोस्तों, आगे देखते हैं, याद करते हैं। फिर अगला प्रश्न था, बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम में 2006 में जन्मा बच्चा क्या कहलाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मांसपेशियों में ऐंठन पुरुषों में अधिक होने पर ऐंठन के दर्द को हम कम करने के लिए सबसे आवश्यक क्या होगा? उसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें से हमें टिक करना था। अगला है दोस्तों, महिला हेल्पलाइन 181 का वित्तीय पोषण धन कहाँ से नियोजित होता है? यदि कोई व्यक्ति कॉल करता है तो उसकी कॉल से जो कॉल से पैसा बनता है, या फिर निर्भया फंड से महिला हेल्पलाइन का संबंध है उससे धन प्राप्त होता है, या केंद्र सरकार से 50% या राज्य सरकार से 50% के द्वारा महिला हेल्पलाइन का वित्तीय पोषण होता है। यह भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। मुख्यमंत्री बाल संवर्धन योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है बालकों के लिए? तो दोस्तों इसमें मुझे कंफर्म याद नहीं है, मुझे ऑप्शन बहुत सारे थे उसमें, लेकिन यह क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया था कि मैंने पहले लक्ष्य दिया गया था, ठीक है, लक्ष्य दिया गया था, उसमें से ढूंढना था कि मुख्यमंत्री मतलब बच्चों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है। तो वह उसमें ऑप्शन था मुख्यमंत्री बाल संवर्धन योजना। अगली जो योजना है दोस्तों, योजना से प्रश्न पूछा गया था कि एसटी के लिए जो बच्चे हैं उन्हें विदेशी छात्रवृत्ति क्यों प्रदान की जाती है? इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों, यदि कोई समाज में विभिन्न प्रकार की भाषा वाले लोग रहते हैं तो उन्हें किस प्रकार हम एक साथ पोस्टर के द्वारा समझा सकते हैं? तो इसमें था दोस्तों सरल जटिल चित्रों के माध्यम से, सरल चित्रों के माध्यम से, या अलग अलग भाषाओं को समझाकर अलग अलग पोस्टर के माध्यम से। इस तरह से इसमें प्रश्न पूछा गया था। अगला था, कोल्हा वर्ग के पूर्व परम्परागत
विकास की अवस्था में बालक की प्राथमिकता क्या होती है? वह किसे महत्व देता है? व्यक्तिगत खुद को महत्व देता है या फिर सामाजिकता को महत्व देता है? इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। डायरिया से संबंधित भी प्रश्न 1 से 2 प्रश्न पूछे गए थे। और प्रश्न दोस्तों श्वसन लेने पर O2 और CO2 की अवशोषण क्षमता पर आधारित 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। और डायफ्राम से भी संबंधित प्रश्न पूछे गए थे कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो डायफ्राम का हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है, वह क्या कार्य करता है। इस तरह से प्रश्न भी पूछा गया था परीक्षा में। दोस्तों कंप्यूटर से फ्रॉग कुकीज़ और ट्रेकर संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि कोई महिला टीकाकरण को नकारात्मक रूप से मानती है तो उसके मस्तिष्क में किस प्रकार की बाधा के कारण वह टीकाकरण को लेकर स्पष्ट नहीं है। टीकाकरण को लेकर क्या है, वह नकारात्मक रूप से है। तो इसमें मनोवैज्ञानिक बाधा, यांत्रिक बाधा, इस तरह से इसमें ऑप्शन दिए गए थे। अगला प्रश्न था, गांव में यदि कोई टीकाकरण को समर्थन नहीं देता है तो कैसे उन्हें टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करेंगे? घर घर जाकर या सार्वजनिक रूप से सभी को बुलाकर? इस तरह से इसमें ऑप्शंस थे। अगला प्रश्न था, बाल मृत्यु दर की उच्च वृद्धि होने पर वहाँ की जो देखभाल करने वाले लोग हैं उन्हें बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए हम प्राथमिक लक्ष्य क्या हो सकता है उनका? हम किस तरह से उन्हें क्या करेंगे, बताएँगे कि बाल मृत्यु हो रही, वृद्धि हो रही, उसे हम कैसे कम करेंगे? तो उसमें ये था कि हम टीकाकरण को महत्व देंगे या फिर वहाँ की बीमारियों को कम करने के लिए वहाँ पे स्वच्छता स्वच्छता पर ध्यान देंगे। इस तरह के उसमें उसमें ऑप्शंस थे। दोस्तों एमएस वर्ड में न्यू पेज ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम क्या करेंगे? यह भी एक प्रश्न परीक्षा में कंप्यूटर से हमें देखने को मिला था। और कंप्यूटर से एक प्रश्न था, हम किसी पेज में कॉलम्स को ऐड करना है तो किस टैब का उपयोग करके हम पेज के स्तंभों को जोड़ेंगे? जैसे इंसर्ट प्लस प्लस कॉलम था, इंसर्ट था, होम प्लस कॉलम था, न्यू प्लस कॉलम था और एक लेआउट प्लस कॉलम था। इस तरह के 4 ऑप्शन दिए गए थे। अगला प्रश्न था दोस्तों उसमें, आरटी 2009 के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किस प्रकार 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सुविधाएं प्रदान करेगी? जैसे चिकित्सीय, मतलब जो हमारे टीकाकरण आईसीडीएस में योजना में हम 6 पढ़ते हैं, वह बच्चों को किस तरह से देश की पोषण चिकित्सा फ्री करेगी या फिर उन्हें अनौपचारिक शिक्षा, मतलब और उनमें से सभी। तो इस तरह से इसमें ऑप्शंस भी देखे थे। और दोस्तों 12 से 16 का सरल अनुपात क्या होगा? यह भी परीक्षा में पूछा गया था, बहुत ही ईजी था मैथ्स में। इसमें मैट्रिक्स के सवाल पूछे थे लेकिन तो बहुत सरल थे। पहली रो 1 2 3, दूसरी पंक्ति दी हुई थी, उसमें से पंक्ति जो हमारी दूसरी पंक्ति थी उसमें दूसरी पंक्ति में दूसरे कॉलम में कौन सा नंबर आएगा? इस तरह का भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न था दोस्तों, पंक्ति जो है मैट्रिक्स दी थी 3, पहली दूसरी तीसरी पंक्ति में यदि हम बीच की रो और बीच के कॉलम को जोड़ेंगे सभी संख्याओं का सम कितना होगा? यह भी परीक्षा में पूछा गया था। और एक दोस्तों मूल बिंदु से प्रश्न था, 0 5 वैल्यू दी थी और एक बार 3, तो इसका समीकरण बनाना था। तो y बराबर -4x प्लस 5 2x माइनस, इस तरह के उसमें ऑप्शंस थे। दोस्तों टीवी से फिर से प्रश्न था, यदि टीवी लिटेंट है तो उसे सक्रिय होने की कितनी संभावना है और कब होगी? होगी या नहीं होगी? इस तरह का भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। आदिवासी छात्रावास संबंधी दोस्तों कम से कम 5 से 6 प्रश्न पूछे गए थे। और लाडली बेटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। और दोस्तों बाल विकास में अधिक प्रश्न ऐसे थे कि आप बिल्कुल आसानी से कर सकते थे। मुझे जो पोषण और स्वास्थ्य है और जो सेकंड हमारा यूनिट है उससे ही थोड़े बहुत ही क्वेश्चंस जो थे बिल्कुल टफ लग रहे थे और कुछ सस्पेंस वाले लग रहे थे। बाकी लैंग्वेज जो थी बहुत ज़्यादा लेंदी थी, जो समझ पाएगा वह बहुत अच्छे से पेपर को कर पाएगा। इस तरह से जो प्रश्न है यह मेरी परीक्षा में पूछे गए थे, जो सुबह की हमारी शिफ्ट थी उसमें। और मेरे 161 मार्क्स आए दोस्तों। मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं बहुत अच्छा कर पाऊँगी। नंबर में बढ़ सकते थे किंतु पता नहीं वहाँ पे जब एग्ज़ाम देने बैठो तो बिल्कुल, जब नए क्वेश्चन देते तो माइंड एकदम वो हो जाता है कि ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, हम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, जितना अच्छा हो सके पेपर को पहले जो बन रहा है उसे बिल्कुल अच्छे से करेंगे, उसके बाद में लास्ट में आप छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक दिखा देता है कि वहाँ रेड टिक, मतलब रेड में दिखा देता है कि आपने प्रश्न को नहीं किया है। तो आप पहले जो बन रहा है उन्हें बहुत अच्छे से कर ले, प्रश्न को 1 से 2 बार पढ़ें ताकि आप प्रश्न को समझ पाओ कि आप प्रश्न क्या कहना चाह रहा है और हमें जो सही उत्तर है वो किस तरह से प्रश्न को समझ के टिक लगाना है उसमें। और मैथ्स में दोस्तों ये पूछा था कि आपका कोई क्रय मूल्य है, यदि उसमें विक्रेता 20% की छूट देता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? इस तरह का एक प्रश्न पूछा गया था। यदि किसी साधारण ब्याज पर 5,000 दिया गया है, उसमें
वर्ष के लिए 4% रेट पर, तो 6 वर्ष बाद में उसका जो मूल्य होगा वह कितना होगा? इस तरह से 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो मैथ में जहाँ तक है मुझे लग रहा है कि 6 से 7 प्रश्न थे, बहुत 2 मैट्रिक्स वाले, 1 मूलबिंदु वाला और एक 12/16 अनुपात वाला, और 3 से 4 क्वेश्चन एसआई के थे। बाकी परीक्षा में इससे संबंधित हमारे शिफ्ट में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया था। और रीज़निंग में दोस्तों ये पूछा गया था कि 4 सूत्र दिए थे, नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय। तो उसमें हमें ढूँढना था कि नवीनीकरणीय कौन-सा नहीं है। यह भी रीज़निंग में पूछा गया था, असंगत जो है वो पूछा गया था। और उसमें दिया था दोस्तों, अपने जो रीज़निंग में प्रश्न आते हैं -4, -7, -10, उसमें कितने का अंतर है तो अगली संख्या क्या होगी? इस तरह के 2 प्रश्न हमसे परीक्षा में पूछे गए थे। तो दोस्तों यह हमारे एग्ज़ाम का रिव्यू है। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आए थे, तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी को जारी रखें और बहुत अच्छे से करें। उम्मीद है कि आपका पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि आप सभी के मार्क्स कितने आए हैं। धन्यवाद।